थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, साथ ही साथ आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन कार्य से संबंधित गणना। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभ कर रहे हैं हम उत्क्रमणीय और अनुत है, दोनों ही दिशाओं में जो प्रक्रम संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। और जो एक दिशा में संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय जैसे आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन के माध्यम से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं, जैसे ए और बी अभिकारक है, रिएक्शन करके सी और डी का निर्माण करता है। तो अगर सी और डी भी पुनः रिएक्शन करके ए और बी का निर्माण करे तो हम इसको कहते हैं उत्क्रमणीय। लेकिन कभी ऐसा हो कि ए बी रिएक्शन करके सी और डी बनाए, लेकिन सी और डी पुनः संयोग करके ए और बी का निर्माण नहीं कर पाए, तो वो होता है अनुत्क्रमणीय। फिर से, जब आप लोग को पता है इतना को क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसको क्या कहते हैं? तो जब अभिकारक प्रतिफल का निर्माण करता है और प्रतिफल भी पुनः संयोग करके अभिकारक का निर्माण कर देता है, तो उस प्रक्रम को कहते हैं क्या? उत्क्रमणीय। लेकिन कभी ऐसा हो कि अभिकारक केवल प्रतिफल का निर्माण करे और प्रतिफल अभिकारक का निर्माण नहीं करे, तो ये कहलाता है क्या? अनुत्क्रमणीय। तो ये साम्य अवस्था के कॉन्सेप्ट, मतलब अलग जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसके अनुसार हमने उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय समझाया। अब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम ऊष्मागतिकी है, यहाँ पर साम्य निकाय और परिवेश के बीच स्थापित होता है, यानी कि वैसा प्रक्रम जो अत्यंत मंद गति संपन्न होता है उत्क्रमणीय कहलाता है, जो अत्यंत तीव्र गति संपन्न होता है अनुत्क्रमणीय कहलाता है। वैसा प्रक्रम जो दोनों ही दिशाओं में संपन्न होता है उत्क्रमणीय कहलाता है, जो एक दिशा में संपन्न होता है अनुत्क्रमणीय कहलाता है। वैसा प्रक्रम जिसमें निकाय और परिवेश हमेशा साम्य एक दूसरे के बीच स्थापित करते हैं, तो वो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। और साम्य या साम्य मतलब अवस्था बोला जा सकता है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें निकाय और परिवेश कभी भी साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करते, मतलब एक दूसरे के बीच साम्य स्थापित नहीं करते हैं। तो ये था रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। अब हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा के बारे में कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। ध्यान दिया जाए, इंटरनल एनर्जी, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, आंतरिक ऊर्जा किसी भी निकाय या तंत्र के अंदर कुल निहित ऊर्जा को, संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। या आंतरिक ऊर्जा को ई या यू द्वारा, ई या यू द्वारा सूचित किया जाता है। और ये आंतरिक ऊर्जा बहुत सारे ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। जितना तरह का ऊर्जा का नाम सुने हैं, जितना तरह के ऊर्जा का नाम सुने हैं, जैसे आप नाम सुने क्या? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सभी प्रकार के ऊर्जाओं के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यानी द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। किसी भी निकाय के अंदर कुल संचित ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। यह निकाय की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक बंधन ऊर्जा, सभी के योग के बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा के निरपेक्ष मान की गणना, निरपेक्ष मतलब एक्यूरेट मान, वास्तविक मान की गणना नहीं की जा सकती है। हमेशा मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकाला जाता है। आंतरिक ऊर्जा के एक्यूरेट वैल्यू को आप निकाल ही नहीं सकते हैं। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान कैसे निकलता है? अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर हमेशा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाला जाता है। तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा के बारे में कुछ और नॉलेज। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। अभी तुरंत हम बताएं कि इसका मान हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर निकाला जाता है। अवस्था फलन भी वैसा ही होता है। वैसी भौतिक राशि को अवस्था फलन बोलते हैं, जिसका मान हमेशा अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। उसके बाद विस्तीर्ण गुण, विस्तीर्ण गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मटेरियल अधिक होगा तो आंतरिक ऊर्जा अधिक होगी, उसके अंदर संचित ऊर्जा अधिक होगी। अगर मटेरियल कम होगा तो उसके अंदर संचित ऊर्जा भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ आप पढ़ रहे थे आंतरिक ऊर्जा के बारे में। अब आंतरिक ऊर्जा का यहाँ पर जो हमने बताया, एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, जो हमने बताया कि आंतरिक ऊर्जा के निरपेक्ष मान की गणना नहीं की जा सकती है।
हमेशा आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन का मान ज्ञात किया जाता है। तो डेल्टा ई बराबर EF माइनस EI। क्या है EF? अंतिम आंतरिक ऊर्जा। क्या है EI? प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। तो हमेशा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान निकाला जाता है, डेल्टा ई का मान निकाला जाता है। ई का मान एब्सोल्यूट मान नहीं निकाला सकता है, वास्तविक मान एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाला सकता है, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, इसका मान अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो ये था आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। इससे पहले हमने बताया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में, और उससे पहले हमने समझाया था पिछले क्लास में एक पढ़ाया था स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन। तो अवस्था फलन क्या होता है? किसी निकाय का वह भौतिक गुण जो जिसका मान अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। तो ये होता है स्टेट फंक्शन। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पर क्या अंतर है? तो स्टेट फंक्शन अवस्था फलन वैसा मतलब वैसे भौतिक राशि को कहते हैं जिसका मान अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है, और वैसी भौतिक राशियां जिसका मान अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, पूरे पथ पर निर्भर करता है कि वो कैसे कार्य संपन्न हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं पाथ फंक्शन। तो दो तरह का भौतिक राशि होता है, एक अवस्था फलन, एक पाथ फंक्शन, मतलब कि स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। दोनों में अंतर यही है कि एक जो है पाथ पर निर्भर करता है और एक पाथ पर निर्भर नहीं करता है। एक अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर जो निर्भर करता है उसको हम अवस्था फलन कहते हैं। तो ये आंतरिक ऊर्जा, इंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, ये सब क्या है? अवस्था फलन है। इसके अलावा भी दाब, आयतन, ठीक है, ये ताप, ये सब क्या है? अवस्था फलन है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि पाथ फंक्शन क्या है, तो वे सभी भौतिक राशियां जिसका मान अंतिम एवं प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, पूरे मतलब कि किस क्रमिक परिवर्तन द्वारा हुआ है उसके पूरे स्टेप पर डिपेंड करता है, तो ये कहलाता है पाथ फंक्शन। और उसका वो कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो कार्य है, वर्क है, हीट है, ये सब। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, दाब आयतन कार्य संबंध। आज पहली बार इस क्लास में आप एक ऐसे कार्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी गणना हम दाब और आयतन के गुणनफल से निकालने जा रहे हैं। क्या आप लोग को पता है कार्य कितने रूपों में निर्धारित किया जाता है? कार्य 3 तरह से निर्धारित किया जाता है। कार्य का मान 3 तरह से निर्धारित किया जाता है। आप कौन सा कार्य पढ़ कर आए हैं? गुरुत्वाकर्षण के अधीन किया गया कार्य W बराबर Fs, बल और बल के दिशा में किया गया विस्थापन आप पढ़ कर आए हैं कार्य, यानी W बराबर आप ज्यादा क्या पढ़े हैं? F इंटू एस। आपको बता दें कि कार्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन किया गया कार्य, एक होता है विद्युतीय कार्य। विद्युतीय कार्य W बराबर आवेश गुणे विभव होता है। आवेश गुणे विभव के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये विद्युतीय कार्य है। और एक यांत्रिक कार्य होता है जो मतलब W बराबर P डेल्टा भी होता है, जिसकी गणना आज हम करने जा रहे हैं। दाब और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। तो यहाँ पर हम लोग यांत्रिक कार्य की गणना आज करने जा रहे हैं। तो ये है एक सिलेंडर। इस सिलेंडर में यहां पर एक पिस्टन फिट किया गया है। ठीक है, और इसमें कोई गैस भरा गया है। अभी जो गैस भरा गया है इसका आयतन जो है V लिया गया है, V1। और अब इससे संबंधित हम कार्य की गणना करने जा रहे हैं। ध्यान समझा जाए तो हमने माना कि दाब क्या है? P है, और बल F है, और क्षेत्रफल क्या है? A। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो F बाई A, ये हो गया दाब का मान। तो बल बराबर F बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा A, P गुणा A। तो हमने बल को
दाब के टर्म में निर्धारित किया है, यानी बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल। और अब किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, एफ गुणे एस। यहाँ एस की जगह कितना है, डीएल, यानी ये जब ऊपर से पिस्टन दबाया जाएगा या गैस फैलेगा तो ये इसका आयतन में परिवर्तन कितना का हो रहा है, डीएल का। तो यहाँ पर बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन, तो ये एफ इंटू डीएल का गुणनफल कार्य है। तो एफ के जगह हमने क्या लिया, एफ के जगह हमने ले लिया क्या, पी गुणे ए, और यहाँ पर डीएल के जगह डीएल। तो ये एफ गुणे डीएल, एफ के जगह क्या आ गया, पी गुणे ए, और डीएल के जगह डीएल। डीएल क्या है, जो दूरी मतलब तय किया गया है इस पिस्टन के द्वारा वो। तो यहाँ पर ये हो गया क्षेत्रफल और ये है लंबाई। तो बताइए क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा करते हैं तो किस में बदलता है, आयतन में। तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन डीवी हो गया और ये हो गया पी। तो बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ बल के जगह पर कौन आ गया, पी गुणे ए, और यहाँ क्षेत्रफल, जिस तरह से आप लोग क्षेत्रफल को किस चीज में मापते हैं बताइए तो, मीटर स्क्वायर, और आयतन को मीटर क्यूब। और आप लोग क्षेत्रफल को समझते हैं लंबाई का स्क्वायर और आयतन को समझते हैं लंबाई का क्यूब। तो हम अगर क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा कर दे तो किस चीज में बदल जाएगा, आयतन में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा हो गया तो किस में बदल गया, आयतन में। तो ये है डीएल दूरी तय करने के कारण किया गया कार्य। अब हम पूरे इस मतलब प्रक्रम में जो कार्य संपन्न किया गया उसके दौरान किया गया कार्य, यानी आयतन परिवर्तन V1 से V2 हो रहा है, तब जाकर हम किए गए कार्य की गणना करने जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में कम जानते होंगे कि इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित मतलब एक समाकलन, निश्चित समाकलन होता है, और एक अनिश्चित। निश्चित समाकलन में सीमा होता है, निम्न सीमा, उच्च सीमा, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट है और ये, तो निश्चित समाकलन होता है तो वो हटता है, उसका चिन्ह तो नियतांक नहीं लिया जाता है, लेकिन अनिश्चित समाकलन होता है तो हटता है तो नियतांक लिया जाता है। तो इंटीग्रेशन साइन dx बराबर क्या होता है, x प्लस सी। लेकिन यहाँ पर दो सीमा है, निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो हम इसको समाकलित कर रहे हैं, संपूर्ण कार्य का मान निकाल रहे हैं। तो V1 से लेकर V2 तक हम इसको समाकलित कर रहे हैं, किसको, इसी मान को, इसी आए हुए मान को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको संपूर्ण कार्य का मान चाहिए। तो अब देखिए इसको अलग से समझ लीजिए, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, बायो के स्टूडेंट हैं, समझिए। अगर यहाँ पर आ गया dx और आप x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बराबर क्या होगा बोलिए, एकदम सही, x2 माइनस x1। जो नहीं जानते एक बार और बढ़िया से सीख लीजिए। यहाँ पर dr है, यहाँ r1 है, यहाँ r2 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1। तो इतना आता है तो आप अच्छे से आगे का कैलकुलेशन समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, V2 माइनस V1। तो किस चीज़ का परिवर्तन है, आयतन का परिवर्तन है, और आयतन का परिवर्तन P डेल्टा V लिखा है, मतलब डेल्टा V लिखाया। तो इस तरह से हमने कार्य की गणना किया। ये कार्य निकाय मतलब कि जो कार्य आया है दाब और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर आया है। अब एक बार शुरू से अंत तक फिर से समझिए पूरा फ्रेश। आप पढ़ने जा रहे हैं दाब आयतन से संबंधित कार्य की गणना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आज तक आप लोग कार्य बराबर बल और विस्थापन के गुणनफल से कार्य निकालते थे, और यहाँ आप कार्य किससे निकाल रहे हैं, दाब और आयतन में परिवर्तन, आयतन के परिवर्तन के आए हुए गुणनफल से कार्य निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हमने माना कि दाब बराबर P, बल बराबर F, और ये क्षेत्रफल बराबर A। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल सबको याद है। तो यहाँ पर बल बराबर आ गया दाब गुणे क्षेत्रफल। अब निकाय के द्वारा किया गया कार्य, तो निकाय के द्वारा किया गया F गुणे DL। तो F गुणे DL, यहाँ DL क्या है, जो तय किया गया दूरी है पिस्टन के द्वारा वो है। तो यहाँ पर F के जगह हमने लिख दिया P इंटू A। कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। और अब A गुणे DL का गुणनफल क्या कहला गया, A गुणे DL का गुणनफल क्या हो गया, आयतन dV। तो ये अल्प कार्य है, हम चाह रहे हैं कि संपूर्ण कार्य का मान निकाले जितना यहाँ पर निकाय द्वारा किया गया है। तो निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य हम निकाल रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर दिए, समाकलित कर दिए V1 से V2 तक, और इंटीग्रेट किए। यहाँ दाब जो है कांस्टेंट है P, तो P कांस्टेंट है, तो यहाँ पर
ये गैस फैलने के कारण किया गया कार्य निकाला जा रहा है। तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2। और अब P यहाँ पर कांस्टेंट है, या देखिए V2 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया V1, और ये आयतन में परिवर्तन P डेल्टा V। अब इसके आगे जो चीज़ समझाने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए कार्य जो है दो प्रकार का होता है, एक निकाय के द्वारा किया गया कार्य और एक निकाय पर किया गया कार्य। निकाय द्वारा किया गया कार्य का मतलब क्या है कि गैस फैलेगा, पिस्टन पर धक्का देगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे कि सिस्टम खुद काम किया है, निकाय द्वारा किया गया कार्य है। तो एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। कब बाय द सिस्टम कहेंगे? जब ये गैस फैलेगा, खुद जाकर पिस्टन को धक्का मारेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप ही सोचिए, आप कार्य करें चाहे सिस्टम कार्य करे, दुनिया का कोई चीज काम करे, तो निश्चित है कि ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा। जो हम ऊर्जा लगाएंगे वही ना कार्य में बदलेगा और उतना ही ना एनर्जी लॉस होगा। तो जब भी निकाय या तंत्र द्वारा किया गया कार्य होगा तो उसका मान हमेशा माइनस में होगा। किस चीज में होगा? माइनस में। लेकिन इसके उल्टा अगर ऊपर से हम पिस्टन दबाएंगे, पिस्टन नीचे आएगा, तो गैस थोड़ा कार्य किया, निकाय नहीं ना कहा जाएगा कि निकाय काम किया है, या तो हम लोग काम किए हैं। तो निकाय पर किया गया कार्य, तो निकाय पर किया गया कार्य तो ये हो जाएगा प्लस में। तो दो तरह का कार्य होता है, निकाय द्वारा किया गया कार्य और निकाय पर। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पर एक बात समझने लायक है, निकाय या तंत्र के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि कोई भी निकाय या सिस्टम काम करेगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा, ह्रास होगा तो उसको दिखाने के लिए किस चीज में लिखा जाता है? तो W बराबर माइनस P डेल्टा V। जब भी कोई क्वेश्चन में बोलेगा निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो आप उसका सूत्र W बराबर माइनस P डेल्टा V लेके चलेंगे। और निकाय पर किया गया कार्य होगा तो किस चीज में होगा? प्लस में। तो यहाँ पर सदैव धनात्मक होगा। अब आइए जरा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और बताइए, निकाय द्वारा किया गया कार्य बोले है तो गैस फैलेगा, उस केस में किसी कुड़ेगा। क्या बोले हैं? निकाय द्वारा किया गया कार्य फैलेगा, गैस फैलेगा तभी पिस्टन को ढकेलेगा। तो दो केस हो गया जिसमें कार्य का मान धनात्मक होगा। पहला, निकाय द्वारा किया गया कार्य तब माइनस होगा, और गैस के फैलाव, गैसीय प्रसार के दौरान किया गया कार्य तो वो भी क्या होगा? माइनस में। क्योंकि गैसीय प्रसार का मतलब ही है निकाय द्वारा किया गया कार्य। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये अब हो गया दोनों माइनस में। अब गैसीय संकुचन, गैस सिकुड़ेगा। कब सिकुड़ेगा? कब सिकुड़ेगा? जब आप ऊपर से दाब डालिएगा। तो गैसीय संकुचन के दौरान किया गया कार्य हमेशा धनात्मक, गैस पर मतलब तंत्र पर किया गया कार्य का मान धनात्मक। तो कब कब धनात्मक? गैसीय संकुचन के दौरान किया गया कार्य धनात्मक और निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक। तो इस बात को आप याद रखेंगे, गैसीय प्रसार के संदर्भ में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। और गैसीय संकुचन, संकुचन माने सिकुड़न, सिकुड़ेगा तभी ना जब ऊपर से आप दाब डालेंगे, तो वहां पर गैसीय कार्य जो कार्य होगा, कार्य का मान क्या होगा? धनात्मक। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप इससे फुली सेटिस्फाइड हुए तो आप जरूर इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करने में मदद करें। थैंक यू।